So, in the last class, we are discussing about the concept of the you can say the crashing. तो crashing के जितने भी आपके concept थे कि किस तरीके से आपका बेसिक एम होता है crashing किसी भी एक्टिविटी के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपकी crashing का मेन एम क्या था। आपका crashing का मेन एम था कि उस एक्टिविटी की आपने क्या करनी है या उस प्रोजेक्ट के टाइम को इस तरीके से रिड्यूस करना है कि आप एक ऑप्टिमम टाइम में अपनी मिनिमम कॉस्ट को निकाल लो। इस पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि किस तरीके से आप क्रैशिंग को जो है वो बेसिकली कैरिड आउट करते हो। नाउ इन दिस क्लास, अब एक बार जब आपने अपने नेटवर्क की, मैंने आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में बताया, फिर प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक डेफिनेशंस थे कि इवेंट एक्टिविटीज क्या थी, फिर उसके बाद मैंने पर्ट की पूरी एनालिसिस बताई आपको, उसके बाद मैंने सीपीएम के बारे में बताया और उसके बाद फिर मैंने आपके लिए क्रैशिंग के बारे में डिस्कस किया। नाउ इन दिस क्लास, अब क्रैशिंग के बाद अब आप करते हो अपने जो भी नेटवर्क है, अब आप उसकी ये देखते हो कि किस तरीके से आप नेटवर्क के अंदर रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो। एक बार जब आपने प्लानिंग कर ली, शेड्यूलिंग कर ली, अब ड्यूरिंग द रीशेड्यूलिंग अब आप क्या करोगे, रीशेड्यूलिंग के टाइम पे जो एक्टिविटी अपने बिहाइंड द शेड्यूल चल रही हैं, अब उन एक्टिविटीज के अंदर आप किसको डिप्लॉय करोगे, आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को डालोगे। इस प्रोसेस को आप जनरली क्या बोलते हो, दैट इज योर कॉल दी अपडेटिंग। नाउ अपडेटिंग कब की जाती है, अपडेटिंग आपकी तब की जाती है जब किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर, अपडेटिंग का बेसिक एम क्या होता है, अपडेटिंग का आपका बेसिक एम ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट की बेसिकली क्या कर रहे हो, आप अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रहे हो और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है अलग अलग रिसोर्सेज की एट डिफरेंट स्टेजेस, आप उसको क्या करोगे, अलोकेट करते हो। सो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द यू कैन से दी अपडेटिंग। सो अपडेटिंग करने के लिए आपके लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है। सो किसी भी जो आप नेटवर्क की जब अपडेट करते हो तो बेसिकली आपको सबसे पहले उसका ओरिजिनल नेटवर्क तो पता होना चाहिए। नाउ जब आपको ओरिजिनल नेटवर्क पता है, अब आप क्या करोगे, उस ओरिजिनल नेटवर्क के अंदर अब आप ये चेक करोगे कि किस स्टेज पे आप क्या कर रहे हो, उसकी रिव्यू कर रहे हो। सो फर्स्ट यू नो दी एट व्हाट स्टेज यू वर कैरीड आउट दी अपडेटिंग। नेक्स्ट आपने अलग अलग एक्टिविटी और इवेंट की टाइम एनालिसिस की थी, तो आपको हर एक इवेंट एंड हर एक जो एक्टिविटी है उसकी आपकी क्या होनी चाहिए, टाइम की कैलकुलेशंस भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए और क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए कि जो भी आपकी एक्टिविटी है उसके अंदर कोई नई इंफॉर्मेशन तो आपको ऐड नहीं करनी है, अगर आपको करनी है तो वो भी आप इनकॉर्पोरेट करोगे किसके अंदर, अपने अपडेटिंग के अंदर। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस अपडेटिंग, कि जब भी आप नेटवर्क के अंदर अपडेटिंग को आप कैरिड आउट करते हो तो उस केस में ना इधर आपकी एक भी क्रिटिकल एक्टिविटी कोई ऐड होगी और ना ही आपकी जो क्रिटिकल जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो आपकी बेसिकली क्या है, दैट इज चेंज होगी। सो कहने का मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द अपडेटिंग आपकी जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है, ना वो क्रिटिकल एक्टिविटीज आपकी चेंज होती हैं और ना ही आपका क्रिटिकल पाथ जो है वो चेंज होता है। सिमिलरली अपडेटिंग के टाइम पे ना तो एक कोई दूसरी एक्टिविटी ऐड की जाएगी और ना ही कोई दूसरी कोई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी है उसको आप फर्दर डिलीट करोगे। अपडेटिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटीज है वो आइदर बिहाइंड द शेड्यूल या अहेड ऑफ शेड्यूल चल रही है। उस पूरे नेटवर्क के अंदर आपको एक्टिविटी को ऑन टाइम लाने के लिए आप क्या करते हो, अपडेटिंग करते हो। क्या क्या रिक्वायरमेंट बताई थी मैंने अपडेटिंग की, किस स्टेज पे आप अपडेटिंग कर रहे हो, ओरिजिनल नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है और आपको कोई नई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी हुई है उस एक्टिविटी के बारे में, तो वो चीज आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है अपने अपडेटिंग के टाइम पे। नाउ अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है तो आपके लिए फ्रिक्वेंटली अपडेटिंग की जरूरत पड़ेगी, वहीं पे अगर आपका बिग प्रोजेक्ट है तो आपके लिए अपडेटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। कहने का मतलब एक जब बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप उसको कुछ समय बाद डिले, मतलब कुछ टाइम ड्यूरेशन को लेके आप क्या करते हो, अपडेट करते हो। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट छोटा रहता है तब आपको बार बार उसको अपडेट करना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल, जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप अपने रिवीजन को थोड़ा सा लीनियंटली लेके चल सकते हो।
बट बिफोर द एग्जाम और बिफोर द 15 डे ऑफ द एग्जाम आप बार बार अपने सब्जेक्टों को अपडेट करते हो। दैट मीन्स कि आप बार बार, हो सकता है कि आप सॉइल मैकेनिक्स को, हो सकता है लेट अस सपोज से कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको आप फ्रीक्वेंसी क्या करो, उसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दो। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अपडेटिंग बोलते हैं। नाउ अपडेटिंग नेटवर्क के अंदर की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि जब भी आपकी एक एक्टिविटी अहेड ऑफ द शेड्यूल और बिहाइंड द शेड्यूल चल रही होगी, तब आप क्या करोगे, अपडेटिंग करोगे। और पर्ट और सीपीएम में आप क्या करके आए हो, आप पर्ट और सीपीएम में ऑलरेडी शेड्यूलिंग प्लानिंग को आप कर लिए हो, अब आप रीशेड्यूलिंग करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस अपडेटिंग। तो जितना भी मैंने यहाँ पे अपडेटिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स बोले हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको मेंशन करा देता हूं। फिर एक अपडेटिंग के ऊपर हम किसी एक नेटवर्क को किस तरीके से अपडेट करते हैं, तो वो हम अपडेटिंग यहाँ पे देख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। देन इसी के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या आपकी रिसोर्स स्मूथनिंग होती है अपडेटिंग के अंदर और क्या आपकी रिसोर्स लेवलिंग होती है। सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज योर दी अपडेटिंग। तो अगला आपका जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड योर अपडेटिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक इज दी अपडेटिंग। नाउ अपडेटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो पहला पॉइंट तो यही है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि अपडेटिंग आप क्यों करते हो, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। जो एक्टिविटी आपकी अहेड ऑफ शेड्यूल है और जो आपकी एक्टिविटी बिहाइंड द शेड्यूल है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ना है, उसके लिए आपको ऑन टाइम लाने के लिए अपने प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। सो पहला पॉइंट तो यही है कि ड्यूरिंग द execution of project changes may occur or observe, changes may be observed in the durations of an activity, that is कुछ एक्टिविटीज आपकी अहेड ऑफ शेड्यूल है, दैट इज some activities are run ahead of the schedule, may run, एक्चुअली इसको ऐसे लिखो, some activities may, मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक्टिविटी आपकी क्या है, अहेड ऑफ शेड्यूल चले। तो some activity may run ahead of schedule और some activities may run behind of the schedule, तो इनको शेड्यूल में लाने के लिए आप क्या करते हो, अपडेटिंग करते हो। तो ये तो पहला पॉइंट है आपके अपडेटिंग की नीड क्यों पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, आप जब अपडेटिंग को करते हो तो आप कब अपडेटिंग को करते हो, जब आप अपडेट करते हो किसी नेटवर्क को, तो हो सकता है उस नेटवर्क के अंदर क्या आ जाए, दैट इज चेंजेस आ जाए, या किसी नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तब आप अपडेटिंग को करते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग these changes in the network the process of incorporating these changes in the network is termed as updating। इसको आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड योर अपडेटिंग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कि जब आप अपडेट करते हो किसी नेटवर्क को, तो उसमें जो एक्टिविटी हैं वो ना तो ऐड होती हैं, ना ही जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी हैं वो आपकी क्या होंगी, दैट इज डिलीट होंगी। सो वी कैन से नो एक्टिविटी कैन बी एडेड or deleted during
अपडेटिंग। तो ना तो कोई आपकी एक एक्टिविटी ऐड होगी और ना ही आपकी क्या होगी, डिलीट होगी। क्यों? आप ओरिजिनल नेटवर्क के लिए ना अपडेट कर रहे हो, तो आप अलग से कोई दूसरी एक्टिविटी को इसके अंदर इंसर्ट नहीं करते हो। जो आपकी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज है उसी की आपको क्या करनी है, ऑन शेड्यूल पे आपको लाना है उसको, सो दैट आपकी पूरी की प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। इसलिए आपको अपडेटिंग की नीड पड़ी, राइट। सो दिस इज द मेन क्रक्स ओवर हियर। नेक्स्ट पॉइंट, जो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज है और जो क्रिटिकल पाथ है वो भी आपका क्या नहीं होगा, चेंज नहीं करेगा। सो क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड क्रिटिकल पाथ आपका हो सकता है, एक्चुअली सॉरी ये गलत बोल दिया कि जो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज है और क्रिटिकल पाथ है, अपडेटिंग के टाइम पे आप टाइम ड्यूरेशन को चेंज कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है ये आपका चेंज कर जाए, ठीक है। सो क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड क्रिटिकल पाथ मे गेट चेंज्ड, मे गेट जरूरी नहीं है कि हो हमेशा ही हो, मे गेट चेंज्ड ड्यूरिंग अपडेटिंग, बट हो भी सकता है ड्यूरिंग अपडेटिंग। तो हो सकता है कि आपका क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल एक्टिविटीज जो है वो चेंज हो जाए अपडेटिंग के टाइम पे। ना अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जब अपडेट करते हो आप, या अपडेटिंग जब आप अपडेटिंग करते हो तो आपको क्या क्या नीड होती है, किस डेटा की नीड होती है। सो डेटा रिक्वायर्ड फॉर अपडेटिंग आर एस फॉलो। डेटा रिक्वायर्ड मतलब क्या क्या डेटा की रिक्वायर्ड है जब आप अपने नेटवर्क को अपडेट करते हो। सो डेटा रिक्वायर्ड फॉर अपडेटिंग, डेटा रिक्वायर्ड फॉर अपडेटिंग, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो आपका ओरिजिनल नेटवर्क है वो आपको नोन होना चाहिए, दैट इज ओरिजिनल नेटवर्क इज नोन। देन आप किस स्टेज पे अपने नेटवर्क की अपडेट कर रहे हो, तो वो इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लो आप 10 दिन पे कर रहे हो, 20 दिन पे कर रहे हो, 30 दिन पे कर रहे हो, तो ये पीरियड ऑफ टाइम आपको पता होना चाहिए कि किस पीरियड ऑफ टाइम पे आप अपने नेटवर्क को क्या है, अपडेट कर रहे हो। दैट मीन्स कि दी टाइम एट विच द अपडेटिंग इज डन, टाइम एट विच दिस अपडेटिंग इज डन, अपडेटिंग डन। और एक और चीज, अगर आपकी किसी एक्टिविटी के अंदर कोई आपने नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी की कुछ एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तब भी आप क्या करते हो, उस केस में अपडेटिंग करते हो। दैट इज न्यू इंफॉर्मेशन आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन एक्टिविटी। सो न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एक्टिविटी, कोई नई इंफॉर्मेशन अगर आपको इनकॉर्पोरेट करनी है तब आप अपडेटिंग में इसको इनकॉर्पोरेट कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको यह बताया था कि फॉर बिग प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपकी जो अपडेटिंग है वो आपकी लेस फ्रीक्वेंट है एज कंपेयर टू स्मॉलर वन। सो फॉर बिग प्रोजेक्ट अपडेटिंग इज, और ऐसे लिखो कि फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट अपडेटिंग इज मोर फ्रीक्वेंट देन बिग प्रोजेक्ट। So for smaller project, updating is more frequent than bigger project, तो ये तो मैंने जनरल आपको डेफिनेशंस बताई हैं कि आपकी अपडेटिंग क्या होती है। एक बार वापस से देख लेते हैं कि अपडेटिंग के बारे में क्या क्या पॉइंट मेंशन कराए हैं। तो सबसे पहले अपडेटिंग की कब जरूरत पड़ती है आपको, अपडेटिंग की बेसिकली आपको जरूरत पड़ती है जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई चेंजेस आ जाए। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के टाइम पे हो सकता है आपकी एक्टिविटीज क्या है, अहेड ऑफ द शेड्यूल जा सकती हैं, बिहाइंड द शेड्यूल रन कर सकती हैं। तो आप अपडेटिंग में क्या करते हो, इन एक्टिविटी को ऑन टाइम पे लाने की कोशिश करते हो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके जो इस प्रोसेस के अंदर या आपकी किसी एक्टिविटी के अंदर मेजर चेंजेस अगर आ जाते हैं तब आप अपडेटिंग को लेके चलते हो या तब आप अपडेटिंग को करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी आपकी एक्टिविटी ना तो ऐड होगी अपडेटिंग के टाइम पे ना ही डिलीट होगी। रीजन इज दैट आप अपने ओरिजिनल नेटवर्क की ही क्या करोगे, अपडेटिंग करोगे। जो क्रिटिकल पाथ है और जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है, हो सकता है कि अपडेटिंग के टाइम पे चेंज हो जाए और ये भी हो सकता है कि अपडेटिंग के टाइम पे चेंज ना हो।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे मे गेट चेंज लिखा है ड्यूरिंग द अपडेटिंग। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जब आप अपडेट करते हो अपने नेटवर्क को, तो आपको सबसे पहले ओरिजिनल नेटवर्क पता होना चाहिए, फिर उसके बाद जो भी टाइम है, किस टाइम पे आप अपडेट कर रहे हो अपने नेटवर्क को, क्या कोई नई इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है अपने नेटवर्क के अंदर, तो आप ये सारे डेटा की रिक्वायर्ड होती है जब आप अपडेटिंग करते हो। लास्ट पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया कि जो आपके स्मॉलर प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें आपकी अपडेटिंग ज्यादा फ्रीक्वेंट निकल के आती है एज कंपेयर टू बिग प्रोजेक्ट। इसका रीजन ये है कि बिग प्रोजेक्ट के अंदर सैंपल स्पेस ज्यादा होता है, एरर के चांसेस कम होते हैं। वहीं स्मॉलर प्रोजेक्ट के अंदर सैंपल साइज हो जाती है कम, तो एरर के चांसेस आपके हो सकते हैं ज्यादा। दैट इज वाई कि हम अपडेटिंग को ज्यादा फ्रीक्वेंट कर देते हैं जब हमारे स्मॉलर प्रोजेक्ट्स आते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द अपडेटिंग, कि अपडेटिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है। अब क्वेश्चन यहां से कैसे बनता है कि आपको एक नेटवर्क देगा, उस नेटवर्क के अंदर कुछ कंडीशंस देगा, उस कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको अपने नेटवर्क को अपडेट करना है। नाउ इस पे बेस्ड एक अपन क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको पूरा का पूरा जो अपडेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक। सो सी दिस प्रॉब्लम अबाउट द अपडेटिंग। ये पूरी की पूरी थ्योरी है, बेसिकली ये थ्योरी नहीं लगेगी आपकी, मेनली आपको जो नेटवर्क के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर जो भी आपकी कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को आपको फॉलो करते हुए आपको अपने नेटवर्क को अपडेट करना है। कैसे करेंगे इसको वन बाय वन देखते हैं अपन। सो फर्स्ट पॉइंट आपका कहां गया, ये आपका ऊपर हो जाएगा, राइट, एंड दिस इज योर द फर्स्ट पॉइंट। नाउ पेन, दिस रेड पेन। सो लेट अस सपोज से एक क्वेश्चन करते हैं अपडेटिंग के ऊपर। सो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है कि हमें कंप्लीट प्रॉब्लम लिखते हैं। सो फिगर शोन बिलो, और फिगर शोज द नेटवर्क of project which is to be updated, जिसको हमको अपडेट करना है एट द एंड। देखो उसने दिया है कितने दिन बाद आप अपने प्रोजेक्ट की अपडेटिंग कर रहे हो स्टेज पे, एट द एंड ऑफ आपका 12th डे। आई थिंक यहां पे आपका लोगों के कारण क्वेश्चन छुप रहा है ना। ये ठीक है, हाँ। सो फिगर शोज द नेटवर्क ऑफ ए प्रोजेक्ट इज टू बी अपडेटेड एट द एंड ऑफ 12th डे। 12वें दिन आप अपने एक प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, और उसमें ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, द फॉलोइंग कंडीशंस exist at the time of अपडेटिंग। अब देखो कौन कौन सी कंडीशंस दिया है। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन एक कन्वेंशनल फॉर्म में आएगा आपको, राइट। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन में आपको सारी की सारी कंडीशंस देगा। अब क्या क्या कंडीशंस है वो मैं वन बाय वन सारी कंडीशंस यहाँ पे एक एक करके लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको कंडीशंस दिया है कि आपकी जो एक्टिविटी 1 and 4 है, एक्टिविटी 1 and 4 वॉज 12वें दिन आपने चेक किया और ये पाया कि एक्टिविटी 1, 4 है वो अपने कंप्लीट हो रही है एज ओरिजिनली प्लान। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है कि जो आपकी एक्टिविटी 1-3 है वॉज एक्टिविटी 1-3 वॉज executed more rapidly than originally scheduled,
ओरिजिनली जो शेड्यूल था उससे आप ज्यादा कर रहे हो, एंड इट विल टेक्स 8 डे फॉर इट्स कंप्लीशन, 8 days for its completion. This is the second condition. नेक्स्ट है आपकी सी, क्या बोल रहा है? अगली कंडीशन ये बोल रहा है कि एक्टिविटी 3-4, एक्टिविटी जो 3-4 है, एक्टिविटी 3-4 commenced following the activity 3-4 commenced following the completion of commenced the completion of activity 1-3, completion of activity 1-3 and was finished at the end of 11th day, at the end of 11th day. नेक्स्ट कंडीशन दी है इसने क्या, कि आपकी जो एक्टिविटी 4-5 है, तो एक्टिविटी 4-5 was commenced, activity 4-5 was commenced following the completion of activity 3-4 and still required 6 more days, and still required, ये 12वें दिन की कंडीशंस बता रहा हूं सारी, and still required 6 more days for its completion. Next condition is the condition number E. अगली कंडीशन है आपकी है दैट इज द ई कंडीशंस. तो ई क्या बोल रहा है चेक करो कि कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी 1-2, completion of an activity 1-2 was delayed drastically and it is still required, and it is still required 10 more days for its completion. Next condition, activity 2-7 will commenced activity 2-7 will commenced following the completion activity 2-7 will commenced following completion and activity 1-2 and activity 1-2 will require 9 more days for its completion. For its completion.
ठीक है, एक्टिविटी एफ हो गई, सॉरी कंडीशन एफ हो गई। नाउ जी कंडीशन ये बोलता है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एक्टिविटी 5-8, activity 5-8 has been revised to 10 days. Has been revised to 10 days instead of 6 days. G के बाद E, G, A, B, C, D, E, F, G, H. Last condition. No other activity has been added. Has been started. No other activity has been started. Has been started, and original time of activity was hold good. Hold good, ठीक है। नाउ इस पूरी कहानी का मैं बता रहा हूँ कि मतलब अभी समझा रहा हूँ कि क्या है क्वेश्चन, पहले कंप्लीट कर लूँ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको नेटवर्क डायग्राम भी दिया था। सो आपका नेटवर्क डायग्राम क्या रहेगा, इसको बनाना है। नाउ क्वेश्चन तो लिख लो कि क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन इज दैट अपडेट द नेटवर्क एंड फाइंड द रिवाइज्ड क्रिटिकल पाथ। सो आवर क्वेश्चन इज नाउ अपडेट द network and find the revised critical path, and आपको एक नेटवर्क शो करके दिया है। so you have to given this network। अब एक नेटवर्क और बना दे रहा हूं, उसके बाद बता रहा हूं कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, एक कन्वेंशनल क्वेश्चन ही आता है इस पे 20 से 30 मार्क्स का। इसी को ही मैंने सीधा इकट्ठा एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा का पूरा अपडेटिंग एक बार में क्लियर हो जाएगा, राइट। सो सबसे पहले आपको नेटवर्क बना के दे रहा हूं कि नेटवर्क आपकी क्या है। तो पहले आपके पास 3 एक्टिविटी ओरिजिनेट हो रही हैं, 1 2 3। सो फ्रॉम फर्स्ट इवेंट यू विल बी ओरिजिनेट दिस 3 एक्टिविटीज। सो लेट अस सपोज से ये आपका इवेंट नंबर 1 है। इवेंट नंबर आपका जो है वो आपकी 1 है, ठीक है। दिस इज योर द इवेंट नंबर 1। यहां से आपके पास 3 ओरिजिनेट हो रही हैं एक्टिविटीज। नाउ फ्रॉम दिस न्यू इवेंट इज क्रिएटेड 1। दिस इज योर द सेकंड इवेंट, this is your the third event। let us suppose say this is your the third event, ठीक है। now from 1 to आपके 3 इवेंट्स क्रिएट हुए। इन एक्टिविटीज को भी ज्वाइन कर देते हैं अपन। एक एक्टिविटी यहां से ज्वाइन हो रही है और एक थर्ड इवेंट से आपके फोर्थ इवेंट पे मर्ज हो रही है एक और एक्टिविटी। सो दिस एक्टिविटी विल बी मर्जेस ओवर हियर। डायरेक्शन ऑफ एरो इंपॉर्टेंट है इधर कि किस डायरेक्शन में आपको देना है। सो एक एक्टिविटी से आपकी 3 अलग अलग इवेंट्स क्रिएट हुए। नाउ फ्रॉम सेकंड इवेंट वी हैव दी अनदर एक्टिविटी। एक एक्टिविटी आपकी ये है एंड फ्रॉम फोर्थ इवेंट वी हैव दी अनदर एक्टिविटी। सो दिस इज वी हैव दी अनदर एक्टिविटी। नाउ यहाँ पे आपके सम नए मोर इवेंट्स क्रिएट हुए, तो इन इवेंट्स की भी अपन शो करके रख देते हैं इनको। दिस इज द मोर न्यू इवेंट्स, दैट इज ऑल्सो सम न्यू मोर इवेंट्स। ये भी आपके कुछ नए इवेंट्स क्रिएट हुए। नाउ नेक्स्ट आपका ये 2 इवेंट्स क्रिएट होने के बाद आपकी एक एक्टिविटी कनेक्ट हो रही है 8 to 7 के बीच में। सो नेटवर्क के अंदर आपकी एक एक्टिविटी इस वाले इवेंट से इस वाले इवेंट पे जाके मर्ज हो रही है, इस वाले से इस वाले पे मर्ज हो रही है। नेक्स्ट आपकी जो 7th इवेंट है और जो आपका यहाँ से एक इवेंट आपका यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स कि एक एक्टिविटी आपकी यहाँ पे आ रही है
और यहां से आपकी जो एक और एक्टिविटी इस इवेंट को लीड कर रही है आपकी यहाँ पे। सो वन एक्टिविटी इज लीडिंग ओवर हियर, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मर्ज कर दे रहा हूँ एंड ये थोड़ा सा यहाँ पे छोटा हो जाएगा। एक एक्टिविटी आपकी यहां से ओरिजिनेट होकर यहां पे मर्ज हो रही है और एक एक्टिविटी आपकी यहां से आके इस वाले ही इवेंट पे आके क्या हो रही है, मर्ज कर रही है, ठीक। एंड हियर वी हैव द अनदर इवेंट। सो यहां पे आपके पास दो और इवेंट आपको मैंने शो करके दिए। सो दिस इज योर द वन इवेंट एंड दैट इज योर द अनदर इवेंट व्हिच वी हैव द शो ओवर हियर। नाउ अब नंबरिंग कर देता हूं आपके अलग अलग इवेंट्स की। तो ये आपका एक्चुअल में डायग्राम दिया गया था क्वेश्चन के अंदर। सो नंबरिंग ऑफ इवेंट, लेट अस सपोज से टेक द कलर ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपका इवेंट है दैट इज योर द फर्स्ट इवेंट। क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ, सो दिस इज द फर्स्ट इवेंट। इसके बाद आपका ये वाला जो इवेंट है दैट इज योर द सेकंड इवेंट। नेक्स्ट योर द थर्ड इवेंट, दिस इज योर द थर्ड, दैट इज योर द फोर्थ इवेंट। देन इसके बाद आपका ये वाला जो इवेंट है दैट इज योर द फिफ्थ इवेंट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इवेंट है सिक्स्थ एंड सेवेंथ, सो दिस इज योर सिक्स्थ एंड दैट इज योर सेवेंथ। नेक्स्ट लास्ट इवेंट जो है दैट इज योर द एट्थ इवेंट। तो ये जो इवेंट है ये वाला आपका आठवां इवेंट है, राइट। अब हर एक एक्टिविटी की आपको क्या क्या गिवन है, ड्यूरेशंस गिवन है। सो 1 से लेके आपकी जो 2 एक्टिविटी है इसकी ड्यूरेशन, अब मैं ड्यूरेशन को लिख रहा हूं येलो कलर के पेन से। सो अवर ड्यूरेशन विल बी मार्क्ड विथ येलो कलर पेन। तो इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 8 डेज। इस वाली एक्टिविटी की जो आपकी ड्यूरेशन है दैट इज गिवन टू दी 5 डेज। ये वाली एक्टिविटी है इसकी ड्यूरेशन आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 10 डेज। नेक्स्ट आपकी जो 2-7 एक्टिविटी है इसकी आपकी ड्यूरेशन है दैट इज इक्वल टू 6 डेज, दैट इज इक्वल टू 6 डेज। आपकी जो 4-5 एक्टिविटी है इसकी जो ड्यूरेशन है दैट ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 7 डेज। दिस इज इक्वल टू योर 7 डेज, 7 डेज। नेक्स्ट जो है आपकी जो ड्यूरेशन है, अगला जो इवेंट है आपका कौन सा है, अगला इवेंट है आपका दिस 5th से आपका 7th कनेक्ट है। इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन है आपको 3 डेज। नाउ 5 to 6 जो आपकी एक्टिविटी है इसकी ड्यूरेशन है आपकी 4 डेज। जो आपकी 6 to 8 है इस वाले एक्टिविटी, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि ये किसकी ड्यूरेशन मार्क है। मैं इसको इस साइड में लिख रहा हूं एंड सिमिलरली मैं इस वाली एक्टिविटी की ड्यूरेशन को इस साइड लिख रहा हूं। तो ये वाली एक्टिविटी की ड्यूरेशन है आपकी आई थिंक 3 और इस वाली एक्टिविटी की ड्यूरेशन मैंने आई थिंक आपको 4 डेज बताई थी, राइट। हाँ, इसकी मैंने 4 डेज बताई थी। फिर इसके बाद आपकी जो एक्टिविटी है दैट इज दी 6 to 8, दिस एक्टिविटी हैविंग द ड्यूरेशन आई थिंक दी 8 डेज, नो इट इज दी 5 डेज। दिस इज ऑल्सो वी हैव दी 5 डेज। सो here that is also your 5 days and 5 days. So both activity having the duration of 5 days and एक और एक्टिविटी रह गई है आपकी, इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन आई थिंक दैट इज 6 डेज। एक बार मैं चेक कर लूं कि सभी एक्टिविटीज की ड्यूरेशन मैंने मार्क कर दी। सो आपकी 1 से लेके 3 एक्टिविटी ड्यूरेशन 10 है, 1 to 4 आपकी ड्यूरेशन है 5, 1 to 2 आपकी ड्यूरेशन है 8, देन इसके बाद 2 to 7 इज 6, 7 to 8 आपकी 5, 6 to 8 आपकी जो है दैट इज इक्वल टू 5, 5 to 6 आपकी ड्यूरेशन है 4, 4 to 5 आपकी ड्यूरेशन है दैट इज 7, फ्रॉम 5 to 7 आपकी ड्यूरेशन है दैट इज 3। ऑलमोस्ट सारी की सारी एक्टिविटीज और उनकी ड्यूरेशंस दे दी हैं, कोई एक्टिविटी रह तो नहीं गई है। हाँ, सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी हो गई हैं। अब ये आपको क्वेश्चन गिवन था, पहले मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या था। अभी तक तो ये सिर्फ आपका क्वेश्चन ही चल रहा था। सो नाउ दिस नेटवर्क एज शोन इन द फिगर। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आप फिगर शोज द नेटवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज टू बी। इस नेटवर्क, ये आपका ओरिजिनल नेटवर्क था किसी प्रोजेक्ट का, इसको आप अपडेट कर रहे हो 12वें दिन। नाउ 12वें दिन जब आप अपडेट कर रहे हो तो कौन कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, वो कंडीशंस आपको मैंने ABCD फॉर्मेट में यहाँ पे दी है। तो रीड करो कौन कौन सी कंडीशन है इसके अंदर। तो रीड द फर्स्ट कंडीशन, दैट मीन्स कि दी फॉलोइंग कंडीशन में एग्जिस्ट इन दी प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपकी जो एक्टिविटी 1-4 है
ये एक्टिविटी 1-4 वॉज कंप्लीटेड ओरिजिनली प्लान। तो आपने जो एक और चौथी एक्टिविटी है जिसको आपने ओरिजिनली प्लान किया था वो आपके शेड्यूल टाइम में जाके क्या है, कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, एक्टिविटी 1-3 जो है दैट इज एग्जीक्यूटेड मोर रैपिडली। नाउ अब सेकंड कंडीशन इसने इंपोज की है कि जो आपकी एक्टिविटी 1 और 3 है ये आपकी एग्जीक्यूट हो रही है मोर रैपिडली, जैसा कि इसको शेड्यूल्ड किया था। शेड्यूल्ड किया था आपने एक्टिविटी 1-3 को लेट अस सपोज से एक्स डे पे। नाउ अब ये एक्स डे के कंपैरिजन ये 8 दिन पहले ही कंप्लीट हो गई। दैट मींस कि ये आपकी 8वें दिन पे जाके फिनिश हो गई। नेक्स्ट आपकी सी कंडीशन रीड करो। सी कंडीशन क्या गिवन है, सी कंडीशन गिवन है दैट इज योर एक्टिविटी 3-4। सो आपकी एक्टिविटी 3-4 है, दैट इज एक्टिविटी 3-4 कमेंस्ड फॉलोइंग दी कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी 1-3। 3-4 एक्टिविटी आपकी 1-3 के बाद कंप्लीट हो रही है। ठीक है, कंडीशन क्या दी है, एक्टिविटी 3-4 कमेंस्ड फॉलोइंग दी कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी 1-3। 1-3 एक्टिविटी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपकी 3-4 एक्टिविटी की स्टार्ट होगी एंड इट वॉज फिनिश्ड एट द एंड ऑफ 11th डे। और जो 3-4 एक्टिविटी है वो आपकी फिनिश हो रही है कहां पे, 11वें दिन पे जाके। नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या गिवन है, एक्टिविटी जो 4-5 है, एक्टिविटी 4-5 कमेंस दी फॉलोइंग। मतलब ये आपकी एक्टिविटी अब किसको फॉलो कर रही है, एक्टिविटी 4-5 कमेंस दी फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी 3-4। 3-4 जब एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी चौथी और पांचवी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और जब स्टार्ट होगी उसके बाद वो जो एक्चुअल टाइम है उससे 6 दिन ज्यादा लेके चल रही है। ठीक, नेक्स्ट कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी 1-2 वॉज डिलेड ड्रास्टिकली एंड इट इज स्टिल रिक्वायर्ड 10 मोर डे फॉर इट्स कंप्लीशन। कहने का मतलब जो आपकी 1-2 एक्टिविटी है ये अपने टाइम से 10 दिन पीछे, मतलब ये अपने ऑलरेडी डिले चल रही है, और 12वें दिन पे जब आपने इसको चेक किया तो इसको 10 दिन और रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल ड्यूरेशन। ठीक, तो ये आपका कंडीशन ई था। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी दैट इज द एफ कंडीशन। नाउ एफ कंडीशन क्या बोल रही है कि 2-7 विल कमेंस फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी 1-2। जब आपकी एक्टिविटी 1-2 कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी 2-7 एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और इस एक्टिविटी को 9 दिन की और रिक्वायरमेंट है आपके कंप्लीशन के लिए। नेक्स्ट जो आपकी टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी 5-8 हैज बीन रिवाइज्ड। अब आपने क्या किया कि जो एक्चुअल ड्यूरेशन है 5-8 की उसको आपने रिवाइज कर दिया, दैट इज 10 डे से, जिसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन है आपको 6 डे। नेटवर्क में आपको 5-6 की मैंने ड्यूरेशन कितनी दे रखी होगी, नेटवर्क के अंदर आपको मैंने इसकी ड्यूरेशन 6 डे दे रखी होगी। सो फॉर दी 5-6 एक्टिविटी के लिए आपकी जो टाइम रिक्वायर्ड है, क्या बोला कि टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी 5-6 हैज बीन रिवाइज्ड टू 10 डेज। तो 10 दिन की आपको रिक्वायरमेंट है इंस्टेड ऑफ दी 6 डे। इसके अलावा कोई और दूसरी एक्टिविटी के ऊपर मॉडिफिकेशन हुआ नहीं है, और जो उनके ओरिजिनल टाइम है वही के वही ओरिजिनल टाइम वो उसको लेके चल रहे हैं ना। अब इस कंडीशन के लिए आपको अपने इस ओरिजिनल नेटवर्क को क्या करना है, रिवाइज करना है और वापस से आपको क्रिटिकल पाथ निकालना है। सो ये है आपका टोटल क्वेश्चन। नाउ अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप पूरी की पूरी एनालिसिस परफॉर्म करोगे। पहले आप इनिशियल जो है आप क्या निकालोगे, क्रिटिकल पाथ को निकालोगे। एक बार जब आपको ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ मिल जाएगा फिर आप इन कंडीशंस को वापस से नेटवर्क के ऊपर इंपोज करोगे और रिकैलकुलेट करोगे अपने किसको, दैट इज द सेकंड इनिशियल मतलब रिवाइज क्रिटिकल पाथ को। तो ये कहानी रहेगी आपकी अपडेटिंग के अंदर। दैट मीन्स कि सबसे पहले तो आपको प्रीवियस जो आपको मैंने सीपीएम में एनालिसिस बताई थी एक नेटवर्क की, वो कैसे करते हैं वो आप देखो। उसके बाद फिर हम इस कंडीशंस को इंपोज करेंगे अपने किसके ऊपर, नेटवर्क के अंदर। चलो इसका सॉल्यूशंस देखते हैं एक एक करके। तो मैं अपने ये जो ओरिजिनल नेटवर्क है इसी के अंदर मैं अपनी कैलकुलेशंस स्टार्ट कर रहा हूं। अब नाउ क्रिटिकल पाथ क्या होगा सीपीएम के अंदर, जेन एक्टिविटी की टोटल फ्लोट क्या निकल के आए, 0 निकल के आए। मतलब अब आपको हर एक इवेंट का क्या निकालना है, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। इसके बाद आप क्या निकालोगे, टोटल फ्लोट निकालोगे। कैसे, टीएल ऑफ द हेड इवेंट माइनस टीई ऑफ द टेल इवेंट माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। इस तरीके से आप क्या निकालोगे, टोटल फ्लोट। और जिन एक्टिविटी की आपकी टोटल फ्लोट 0 निकल के आए वो एक्टिविटीज आपकी क्या कहलाएंगी, क्रिटिकल एक्टिविटीज कहलाएंगी। नाउ अब मैं अपनी एनालिसिस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहा हूं।
सिंस आपको पहले इवेंट का अकरेंस टाइम नहीं दिया, इसलिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूं क्या, 0। मोर ओवर आपको शेड्यूल टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नॉट गिवन, तो मैं जो लास्ट इवेंट का एक्सपेक्टेड टाइम रहेगा उसी को मैं क्या मान लूंगा, लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम, दैट इज टीएल और टीई ऑफ लास्ट इवेंट मस्ट बी सेम। सो ये मेरे दो अजम्पशन है और मैं इसकी नेटवर्क की एनालिसिस को परफॉर्म कर रहा हूं। सो सी व्हाइट कलर से मैं अब आपकी नेटवर्क की एनालिसिस को परफॉर्म कर रहा हूं। सो इसमें आप यूज कर लो कलर, एफटी को रेड पेन से मार्क कर लेंगे, ड्यूरेशन आपकी येलो कलर से मार्क है तो इसको व्हाइट कलर से लेके चलो, टीई और टीएल को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ टी एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द फर्स्ट इवेंट कितना हो जाएगा, दिस फर्स्ट इवेंट का आपका एक्सपेक्टेड टाइम हो जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट, इस वाले इवेंट की एक्सपेक्टेड टाइम कितनी हो जाएगी विद द फॉरवर्ड पास मेथड, सो 0 + 10 दैट इज इक्वल टू 10। नाउ इसके बाद यहां से जरा चेक करना कि फोर्थ इवेंट की एक्सपेक्टेड टाइम क्या निकल के आएगी। इसके अंदर दो एरो मर्ज कर रहा है, एक तो ये वाला, अच्छा ये वाली एक्टिविटी की आपको ड्यूरेशन नहीं दी ना, आपको फोर्थ एक्टिविटी इसकी ड्यूरेशन है 3 days, दिस ड्यूरेशन इक्वल टू 3 days, राइट। नाउ एक्टिविटी सॉरी इवेंट नंबर 4 का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम कब होगा, जब इसको लीड करने वाली सारी एक्टिविटी खत्म हो जाए, दैट मीन्स 10 + 3 13, और यहां से चेक करोगे तो 5, तो मैक्सिमम कितना आया 13, तो 13 विल बी टेकन। नेक्स्ट इवेंट नंबर 2 की जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है कितना हो जाएगा, दैट इज 8 + 0, सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच 8, और तो कोई एक्टिविटी इसके अंदर आ नहीं रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट इवेंट आपका आ जाएगा दैट इज द फिफ्थ इवेंट। राउ फिफ्थ इवेंट की आपको अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कितनी निकल के आएगी, तो टी ऑफ द फिफ्थ इवेंट, इसको थोड़ा सा यहां पे लिखना, नाउ टी ऑफ दिस फिफ्थ इवेंट कितना होगा, इस पांचवें इवेंट का टी कितना होगा, इसके अंदर सिर्फ एक एरो एंटर कर रहा है, तो 13 और 7 दैट इज 20, तो पांचवें इवेंट का आपका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम 20 ही आ रहा है, हाँ 20 आ रहा है। नेक्स्ट कमिंग टू द इवेंट नंबर 7, इसके अंदर दो एरो एंटर कर रहे हैं, एक तो 5, इसका इवेंट टाइम मुझे पता है फिफ्थ इवेंट का, और सेकंड का इवेंट टाइम पता है, सो 8 + 6 दैट इज 14, एंड यहां से आपको कितना मिल जाएगा 20 + 3 दैट इज 23, so earliest occurrence time of 7th event is the maximum of 14 and 23, so 14 and 23 में आपका 23 क्या है, मैक्सिमम है। नेक्स्ट आपका कौन सा इवेंट आ जाए, नेक्स्ट आपका आ जाएगा दैट इज दी सिक्स्थ इवेंट पे आ जाओ, तो अर्लीस्ट occurrence टाइम ऑफ दिस सिक्स्थ इवेंट, दिस इज इक्वल टू 20 + 4 दैट इज 24, एक ही एरो इसके अंदर आ रहा, तो आपका आंसर इसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। नाउ अर्लीस्ट occurrence टाइम ऑफ इवेंट नंबर 8, इसका कितना आएगा, 23 + 5 दैट इज आपका हो जाएगा 28, यहां से 26 और यहां से 29, तो मैक्सिमम आपका है 29, सो 29 विल बी टेकन। जरा चेक करना सभी का टी एक्सपेक्टेड 29 आ रहा है, प्रोबेबली टी एक्सपेक्टेड करेक्ट है, दैट इज 29 ऑफ द लास्ट इवेंट 8 का। नाउ अज्यूम किया है मैंने कि आपका जो शेड्यूल टाइम आपको लास्ट इवेंट या प्रोजेक्ट की शेड्यूल टाइम आपको गिवन नहीं है, सिंस प्रोजेक्ट की शेड्यूल टाइम गिवन नहीं है इसलिए मैं क्या मान के चल रहा हूं, आपकी जो टीएल है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, टीई के बराबर, सो दिस इज इक्वल टू 29। अब आप क्या निकालोगे, अब आप हर एक इवेंट की क्या निकालोगे, लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम। सो हर एक इवेंट की आपकी लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम कैसे निकालेंगे, सी दिस, सो फॉर दी फर्स्ट इस वाले इवेंट के निकाल लेते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही टेल आ रही है, सो टीएल कितना हो जाएगा 29 - 5 दैट इज इक्वल टू 24। नाउ फॉर दिस इवेंट इसके अंदर एक यहां से जा रहा, हाँ यहां निकाल सकते हैं, सो टीएल आपका कितना हो जाएगा 29 - दैट इज 5, आई थिंक दैट इज 24, सो 29 में से 5 जाएगा, आपका टीएल निकल के आएगा दैट इज 24। नेक्स्ट आपके फिफ्थ इवेंट का टीएल निकाल सकते हैं, फिफ्थ इवेंट की टीएल कितनी निकल के आएगी, बाय बैकवर्ड पास मेथड, 29 - 6 23, 24 - 3 it is 21, and 24 - 4 that is 20, so minimum 21, 23 and 20 में आपका 20 क्या है, मिनिमम है, so 20 will be taken। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी नंबर 4 का इवेंट नंबर 4 का टीएल कितना होगा, इवेंट नंबर 4 का टीएल 20 - 7 that is 13, so 13 will be taken। इवेंट नंबर 2 का टीएल कितना आएगा,
इवेंट नंबर 2 का टीएल आ जाएगा आपका टीएल ऑफ द फॉरवर्ड इवेंट, दैट इज 7th इवेंट। सो 24 माइनस 6 आई थिंक दैट इज कम्स आउट टू बी 18, राइट। सो इसका 18 आ रहा है क्या टीएल, एक बार चेक कर लेंगे। यस, इट इज द टीएल ऑफ द सेकंड इवेंट विल बी 18। नेक्स्ट आपका कौन सा इवेंट है, थर्ड इवेंट। थर्ड इवेंट का आपका टीएल कितना आएगा, 13 माइनस 3 दैट इज 10। एंड आपका एक्टिविटी इवेंट नंबर 1 का टीएल कितना आएगा, 10 माइनस 10 0, 13 माइनस 5 8 एंड 18 माइनस 8 दैट इज 10। तो 10, 8 और 0 में आपका 0 छोटा है, इसलिए 0 को आप क्या लेके चलोगे, कंसिडर करके चलोगे। सो दिस इज द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम एंड लेटेस्ट अलाउबल टाइम ऑफ ईच एंड एवरी इवेंट। तो जरा चेक कर लो कि वन इवेंट का, अब इसमें आपको क्या मिल गया, सभी इवेंट्स के आपको अर्लीस्ट अकरेंस टाइम एंड आपको लेटेस्ट अलाउबल टाइम, हर एक इवेंट का आपको क्या है, नोन है। ठीक है, अभी तक की एनालिसिस में किसी को कोई दिक्कत हो तो देख लो इसमें नेटवर्क के अंदर। फिर मैं अब इसका टोटल फ्लोट निकाल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आई विल कैलकुलेट दी टोटल फ्लोट, एक बार देख लो कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो। ठीक है, चलो अब निकालते हैं आप किसको, दैट इज द टोटल फ्लोट को। टोटल फ्लोट क्या होता है, टोटल फ्लोट इज नथिंग बट इट इज द टीएल ऑफ द आपका हेड इवेंट माइनस अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द टेल इवेंट, उसमें से आप एक्टिविटी ड्यूरेशन को अलग कर दोगे। ठीक है, क्या बोला मैंने एफटी के बारे में, एफटी आपका क्या होता है, अब मैं इसको मार्क करूंगा किससे, रेड कलर से। आपकी जो टोटल फ्लोट रहेगी, सो टोटल फ्लोट विल बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द टीएल ऑफ द विच इवेंट, दैट इज द हेड इवेंट, और टीई आपका जो भी एक्टिविटी का आपका कौन सा इवेंट है, दैट इज द टेल इवेंट, और उसमें से आप क्या कर लोगे, एक्टिविटी की ड्यूरेशन को अलग कर लोगे। लेट अस सपोज से मैं 1-3 एक्टिविटी को निकाल के बता दे रहा हूं, इसको अप्लाई करके मैं 1-3 एक्टिविटी का एफटी निकाल के बता रहा हूं कि टोटल फ्लोट कैसे निकालेंगे। सो 1-3 एक्टिविटी का टोटल फ्लोट कितना होगा, 1-3 का आपका हेड इवेंट कौन सा है, 3 के करस्पॉन्डिंग आपकी टीएल कितनी है, तो हेड इवेंट का टीएल 10। 1-3 एक्टिविटी की सॉरी हेड इवेंट आपकी कौन सी है, दैट इज 3। टेल इवेंट कौन सी है इसकी, 1-3 की 1, उसकी अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कौन सा है, दैट इज 0। सो 10 माइनस 0 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन कितनी है 10, 10 माइनस 0 माइनस 10 दैट इज योर द टोटल फ्लोट, कितना हो जाएगा 1-3 एक्टिविटी के लिए, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये वाला पॉइंट एक एक्टिविटी के लिए। अब मैं सारी एक्टिविटी के लिए ऊपर इसी चीज को अप्लाई करके सभी के टोटल फ्लोट को निकाल लूंगा। तो सी 1 by 1। सो टोटल फ्लोट की कलरिंग में किया हूं किससे, दैट इज आपके रेड कलर से। सो नेक्स्ट इज दी एफटी फॉर दिस 4-3 एक्टिविटी, इसका कितना हो जाएगा, सो 13 माइनस 10, सो 13 माइनस 10 माइनस 3, 13 माइनस 10 दैट इज 3, 3 माइनस 3 दैट इज अगेन 0। नेक्स्ट इस वाली एक्टिविटी का, इस वाली एक्टिविटी के लिए 20 माइनस 13 दैट इज 7 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन दैट इज 7। So 20 minus 13 is 7, 7 minus 7 again it is 0. So FT will be equal to 0. Next for this activity, अब इस एक्टिविटी का मैं टोटल फ्लोट इधर पे लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो आपकी एक्टिविटी है 5-6, इसकी टोटल फ्लोट यहां पे लिख रहा हूं। सो नेक्स्ट फॉर 5-6 एक्टिविटी टोटल फ्लोट कितना होगा इसका, TL 24 माइनस 20 दैट इज 4 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन दैट इज 4। So 20 minus 24 minus 20 that is 4 and minus 4 that is again equal to 0. So इसका भी आपका टोटल फ्लोट क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। Coming to the next activity, this activity 6-8, इसकी टोटल फ्लोट कितनी होगी, TL 29, TE 24, 29 minus 24 5 minus activity duration that is 5, so 5 minus 5 equal to 0. नेक्स्ट आपकी ये वाली एक्टिविटी देख लो, इस एक्टिविटी का कितना होगा टोटल फ्लोट, 29 माइनस 20 दैट इज 9, 9 माइनस 6 दैट इज टोटल फ्लोट इज 3। नेक्स्ट फॉर दिस एक्टिविटी टोटल फ्लोट कितना होगा, इस एक्टिविटी का टोटल फ्लोट 29 माइनस 23 दैट इज 6 माइनस 5 दैट इज 1। नेक्स्ट फॉर दिस एक्टिविटी टोटल फ्लोट ऑफ दिस एक्टिविटी कितना होगा, इस एक्टिविटी का TL 24
24 minus 20, that is your 4, minus 3, that is 1. नेक्स्ट फॉर एक्टिविटी आपका कौन सा रह गया, ऊपर वाली रह गई है, तो इस वाली एक्टिविटी का टोटल फ्लोट चेक करो. 24 minus 18, that is 6. 24 minus 8, TL minus T है ना, तो 24 minus 8, that is 16. 16 minus एक्टिविटी ड्यूरेशन कितनी है, 6, तो 16 minus 6, that is equal to 10. Coming to the next activity, that is your this activity. TL 18, TE 0. 18 minus 0, that is your 18 minus 0, that is 18, minus 8, so FT कितना आ जाएगा इसका, 10. FT is 10. FT of 1 2 activity is 10. Next, that is the 1/4 activity. TL 13. 13 minus 0, TE, that is आपका कितना हो जाएगा, 13. 13 minus 5, that is 8. तो इस वाली एक्टिविटी का टोटल फ्लोट आ जाएगा आपका 8. चेक कर लो जरा सारे के सारे फ्लोट्स, सारे के सारे फ्लोट देख लो. नो, जिन जिन एक्टिविटीज का टोटल फ्लोट 0 है, आप उन्होंने एक्टिविटीज को क्या बोलोगे, क्रिटिकल एक्टिविटी. अब इस नेटवर्क का जो ओरिजिनल पाथ है, क्रिटिकल पाथ, वो अभी आपकी 12 दिन की बात नहीं हुई है. अभी तो मैंने इस एक्टिविटी के ऊपर जो ओरिजिनली आपका नेटवर्क था उसके ऊपर परफॉर्मेंस की है, या उसकी अभी अपन ने एनालिसिस की है. नाउ अब इसके बाद हम मॉडिफाइड करेंगे कब, इसको 12वें दिन पे जाके. ठीक है, तो आपका ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ कौन सा निकल के आ रहा, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पे. तो इस एक्टिविटी का ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ जो निकल के आ रहा है वो मैं मार्क कर रहा हूं ग्रीन कलर की पेन से. तो सी, सबसे पहले आपका ये वाली एक्टिविटी का टोटल फ्लोट ये 0, देन ये, फिर यहां से आपका ये, तो ये सारी आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, जिसके अलोंग आपका टोटल पाथ क्या है, जिसके अलोंग आपका टोटल फ्लोट क्या है, दैट इज इक्वल टू 0 है. These activities are said to be what? These activity are said to be the critical activity. And जो मैंने आपका 1 3 4 5 6 8 ये आपका क्या होगा, this is your the original critical path. This is your the original critical path. ठीक है, this is your the original critical path. Now coming to the next point, that is your 12वें दिन अब आपको कुछ कंडीशंस गिवन है. अब इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको क्या बताना है कि आपका मॉडिफाइड नेटवर्क क्या होगा, और वापस से पूरी की पूरी एनालिसिस करनी है, और उसके बाद वापस से आपको आइडेंटिफाई करनी है क्या, क्रिटिकल पाथ. ठीक है, नाउ अब यहां से अपडेटिंग स्टार्ट होगी. तो इसका पेन को पहले रिड्यूस कर देते हैं और इसका लाइटर पेन कर दो, और आपका पाथ जो चलेगा लेट अस सपोज से इसी वाले कलर से बना रहा हूं. नाउ तो आपका इस वाले नेटवर्क के अंदर क्रिटिकल पाथ क्या निकल के आया. सो इन दिस नेटवर्क योर क्रिटिकल पाथ विल बी ओरिजिनल नेटवर्क के अंदर आपकी जो क्रिटिकल पाथ है, दिस इज योर दी 1 3 4 5 6 एंड आपका 8. सो दिस इज योर ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ. अब एक एक कंडीशंस को इंपोज करो और वापस से इसका नेटवर्क डायग्राम जो है वापस से बनाओ. नाउ अब मैं एक एक कंडीशंस को नेटवर्क की जो है वो क्या कर रहा हूं, इंपोज करना स्टार्ट कर रहा हूं. तो वापस से पूरा नेटवर्क बनेगा. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या होंगी, आपकी डिफरेंट ड्यूरेशंस को बस मेरे को चेंज करनी रहेगी. ठीक, तो देखते हैं, वापस से पूरा नेटवर्क बनाते हैं.
वापस से पूरा नेटवर्क आएगा आपका। अरे यार इसमें एनालिसिस लंबी करनी पड़ेगी ना, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाओ, ऊपर ही मूव करा दो पूरा, अब बनाओ इसको। So 1 2 3 4 1 activity, 2 activity, third activity। ठीक है, सो दिस इज दी ओरिजिनल नेटवर्क, वापस से बना रहा हूँ। तो 1 2 3 एंड यहाँ से आपका दिस इज दी फोर्थ इवेंट थी, तो ये आपका दिस इज योर दी फोर्थ एक्टिविटी वाला। नेक्स्ट आपका यहाँ से था, ठीक है, फिर एक यहाँ से था, फिर एक यहाँ पे था, फिर एक यहाँ पे था, उल्टा हो गया, एक यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, देन यहाँ से, और लास्ट पे आपका ये था। ठीक है, तो ये तो आपके क्या थे, इनिशियल आपका ये तो नेटवर्क बना दिया। ये तो आपका इनिशियल नेटवर्क यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये ही था आपका इनिशियल नेटवर्क। अब वापस से इसके अंदर नंबरिंग कर दो। तो ये आपका फर्स्ट इवेंट था, ये ऊपर वाला कौन सा इवेंट था, दैट इज योर द सेकंड इवेंट था। नेक्स्ट आपका ये थर्ड इवेंट था, दिस इज योर द फोर्थ इवेंट। नेक्स्ट आपका ये आपका था फिफ्थ इवेंट। इसके बाद आपका छठा इवेंट कौन सा था, ये छठा था, ये सेवन था, और ये वाला आपका क्या था, एट्थ था। नाउ अब देखो अपडेटेड नेटवर्क के अंदर आपकी क्या क्या कहानी स्टार्ट है। आपको सबसे पहले क्या बोला गया है, आप शेड्यूलिंग कब कर रहे हो या अपडेटिंग कब कर रहे हो, 12वें दिन पे। तो आपका पहला इवेंट कब अगर कराओगे, अब आप अपना पहला इवेंट अगर कराओगे एट द रेट ऑफ 12वें दिन। सो टी ऑफ द फर्स्ट इवेंट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12। तो आपको पहली कंडीशंस तो ये समझनी पड़ेगी कि आपकी, अच्छा एक सेकंड, इसकी कलर कोडिंग चेंज करनी है ना। हाँ, व्हाइट से चल रही है ना अपनी सारी की सारी TTL की, उसी से करनी है, चेंज नहीं करना है कुछ भी। तो आपका जो ये वाला जो टी एक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि नेटवर्क की आप 12वें दिन पे क्या कर रहे हो, नेटवर्क की आप 12वें दिन पे क्या कर रहे हो, आप नेटवर्क की 12वें दिन पे अपडेटिंग कर रहे हो, इसलिए इसका एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो जाएगा, 12वां या 12वां दिन। ठीक है, नाउ अब एक एक करके कंडीशंस पढ़ना स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया है कि एक पहली चौथी एक्टिविटी आपकी जो ओरिजिनली प्लान्ड है वो उसी तरीके से कंप्लीट हो रही है। नाउ एक्टिविटी 14 को कितना दिन लग रहा है, एक्टिविटी 14 को लगता है आपका कितना, दैट इज 5 दिन। ओरिजिनल नेटवर्क के अंदर आपकी एक्टिविटी 1 to 4 आपकी कंप्लीट हो जाती है 5 दिन। कहने का मतलब 12वें दिन से पहले ही आपका 5वें दिन हो गया होगा, 5 दिन हो गए होंगे, तो आपकी 1/4 एक्टिविटी 12वें दिन पे क्या है, आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई। नाउ इसके लिए अब और कोई रिक्वायरमेंट है टाइम की 12वें दिन के बाद, नो टाइम रिक्वायरमेंट, दैट इज 1/4 की ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी। सो फॉर द एक्टिविटी 1/4 हैविंग द ड्यूरेशन इक्वल टू हाउ मेनी डेज, दैट इज 0 डेज। तो ये पहले वाले जो कंडीशन है उसका आपका इंटरप्रिटेशन है, ये इंटरप्रिटेशन आपको क्वेश्चन में खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहला इंटरप्रिटेशन ये है कि आपकी जो अपडेटिंग है वो कब चल रही है, आपकी अपडेटिंग है आपके 12वें दिन पे। ठीक है, तो इसलिए पहले इवेंट की
जो अकरेंस टाइम है वो कितने दिन पे होगी? तो फर्स्ट इवेंट की आपकी अकरेंस टाइम होगी 12वें दिन पे, पहला पॉइंट डिस्कशन का। सेकंड पॉइंट की उसने कंडीशन नंबर ए क्या दी हुई है? कंडीशन नंबर ए पे उसने ये बोला है कि आपका जो एक्टिविटी है 1/4 उसको 5 दिन लगते हैं, मतलब 5वें दिन पे ये आपकी एक्टिविटी हो गई होगी फिनिश, राइट। अब आप जब इसको चेक कर रहे हो 12वें दिन पे तो ऑलरेडी फिनिश्ड हो गई है, तो क्या अब इस एक्टिविटी को होने की और रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, इसलिए इसका ड्यूरेशन क्या है? दैट इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, अगली कंडीशन बी कंडीशन पढ़ो जरा, क्या दी हुई है बी कंडीशन? इन कंडीशन नंबर बी दिया हुआ है आपको कि एक्टिविटी 1/3 वाज एक्सिक्यूटेड मोर रैपिडली देन ओरिजिनली प्लान, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी 1/3 को ओरिजिनली आपने कितना टाइम दिया था? आपकी 1/3 एक्टिविटी पिछले वाले नेटवर्क डायग्राम से देखो, 1/3 एक्टिविटी को आपने 10 दिन दिया था, लेकिन अब ये बोल रहा है कि 12वें दिन पे तो इसने आपने 8वें दिन पे ही काम खत्म कर लिया था, मतलब इसने 10 दिनों का काम, ये खत्म होनी चाहिए थी आपकी 10वें दिन, लेकिन इसने आपकी 8वें दिन पे फिनिश कर लिया, मतलब ये एक्टिविटी आपकी 8वें दिन पे ही फिनिश हो गई। दैट मीन्स कि आपकी जो 1/3 एक्टिविटी है ये आपकी अहेड ऑफ शेड्यूल चल रही थी। नाउ 12वें दिन की कंडीशन पे आपकी 1/3 एक्टिविटी के लिए कितना काम और बचा? 10 दिन ओरिजिनली प्लान थी, लेकिन इसने 8वें दिन पे ही अपना काम फिनिश कर लिया, तो 12वें दिन पे इसकी टाइम की रिक्वायरमेंट कितनी है? 0 रिक्वायरमेंट है, तो 12वें दिन भी इस एक्टिविटी के लिए कोई टाइम की नीड नहीं है। सो नेक्स्ट बी कंडीशन का इंटरप्रिटेशन ये निकल के आया, फॉर 1/3 एक्टिविटी के लिए आपकी अगेन क्या है? 0 ड्यूरेशन निकल के आएगी। वेट अ सेकेंड, बाकी की कंडीशंस को इंप्लाई करो नेटवर्क के अंदर और सभी एक्टिविटीज की ड्यूरेशन मार्क करो अपने रफ कॉपी पे। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, पहली दो कंडीशन का मतलब समझ में आ गया। पहली कंडीशन आपकी 1/4 जो कि आपकी ओरिजिनली प्लान थी, 4 दिन की रिक्वायरमेंट थी, सॉरी 5 दिन की रिक्वायरमेंट थी इनिशियली, 5वें दिन पे ये जाके खत्म हो जाती। 12वें दिन पे जब आप चेक कर रहे हो तो इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है ड्यूरेशन की? इसकी रिक्वायरमेंट आपको 0 है। क्या मतलब हुआ इसका? कि इसके लिए आप कोई जरूरत नहीं है कंप्लीशन होने के लिए टाइम की, ऑलरेडी कंप्लीटेड है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, 1/3 एक्टिविटी 10वें दिन पे खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन ये अपने 8वें दिन पे ही खत्म हो गई, तो 12वें दिन में, इस 12वें दिन पे जब मैं इसको चेक करूंगा तो कितने दिन का काम लेफ्ट रह गया? इसके अंदर एक भी दिन का काम लेफ्ट नहीं रह गया, तो इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी? अगेन इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन आपको कितनी मिलेगी? दैट इज इक्वल टू 0। अगली कंडीशन देखो, अगली कंडीशन क्या बोल रही है? एक्टिविटी 3/4 कमेंस द फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी 1/3। जब आपकी 1/3 एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आपकी 3-4 एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होगी और ये फिनिश्ड हो जाएगी आपके 11वें दिन पे आते आते, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने एक्टिविटी 3/4 को चेक किया, जरा चेक करना 3/4 एक्टिविटी को, तो फॉर 3/4 एक्टिविटी जरा चेक करो अपने ओरिजिनल नेटवर्क के अंदर। ओरिजिनल नेटवर्क के अंदर आपकी 3/4 एक्टिविटी में इसने ये बोला है कि आपकी जो 1/3 एक्टिविटी है, 1/3 एक्टिविटी के खत्म होने के बाद आपकी 3/4 एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और ये 3/4 एक्टिविटी की ड्यूरेशन कितनी है? इसकी ड्यूरेशन है आपकी 3 दिन। नाउ जब ये एक्टिविटी हो रही है, आपने 12वें दिन पे चेक किया और उसने कंडीशन में दिया कि ये जो 3/4 एक्टिविटी है ये आपके 11वें दिन पे ही खत्म हो गई। दैट मीन्स 12वें दिन के एंड पे इसके अंदर कितना काम बचा? एट द एंड ऑफ 12th डे इसके अंदर भी आपका कोई भी काम नहीं बचा। दैट मीन्स कि इस एक्टिविटी को करने के लिए भी आपको कितनी ड्यूरेशन देनी पड़ेगी? दैट इज इक्वल टू 0 ड्यूरेशन।
तो पहले 3 कंडीशन समझ में आई कि कैसे 3 कंडीशंस को मैंने यहाँ पे 0 ड्यूरेशन मार्क की है तीनों एक्टिविटीज के ऊपर। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट एक्टिविटी, अगली जो कंडीशन है दैट इज 4-5 आपकी कब होगी, दैट इज एक्टिविटी 4-5 वॉज कमेंस्ड फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी 3/4। ठीक है, जब आपकी 3/4 कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद आपकी चौथी पांचवी एक्टिविटी क्या है, स्टार्ट होगी। और चौथी पांचवी जो एक्टिविटी है इसको 6 दिन और रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू प्रीवियसली प्लान। तो प्रीवियसली इसको कितने दिन से प्लान किया गया, अच्छा प्रीवियसली कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो आपकी जो 4-5 एक्टिविटी है जब आपकी 3/4 एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद आपकी चौथी पांचवी एक्टिविटी को कितने दिन की रिक्वायरमेंट लगेगी, यहां पे आपकी एक्टिविटी को 6 डे की रिक्वायरमेंट निकल के आएगी। तो वी मार्क कि इस वाली एक्टिविटी का आपका 6 दिन निकल के आया, मतलब 12वें दिन के एंड पे आपको 6 दिन और रिक्वायर्ड है। ठीक, नेक्स्ट आपकी क्या है, कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी 1-2। अब 1-2 एक्टिविटी के ऊपर क्या कंडीशन दे रहा है, सो कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी 1-2 वाज डिलेड ड्रास्टिकली एंड इट स्टिल रिक्वायर्ड 10 मोर डे फॉर इट्स कंप्लीशन। 12वें दिन पे जब आपने 1-2 एक्टिविटी को चेक किया तब इसके अंदर कितने दिन की और रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर अभी 10 दिन का और काम बचा है, इसलिए उसने 10 मोर डेज बोला है। तो इसकी जो ड्यूरेशन होगी दैट इज इक्वल टू, नाउ इट इज द 10 डेज। ओरिजिनली इसकी ड्यूरेशन कितनी थी, 8 दिन, लेकिन 12वें दिन पे जब आपने चेक किया उसमें आपने ये पाया कि इसके अंदर अभी 10 दिन का काम और बचा है, तो आपने 10 दिन को यहाँ पे दे दिए कि हम इस एक्टिविटी को अब 10 दिन में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद कंडीशन थी कि एक्टिविटी जो 2-7 है दैट विल कमेंस फॉलोइंग द कंप्लीशन, जब आपकी एक्टिविटी 1-2 कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्टिविटी 1-2 कंप्लीट हो गई, ठीक है, इसके बाद आपकी एक्टिविटी 2-7 स्टार्ट करेगी और इसके लिए कितने और रिक्वायर्ड है 12वें दिन के बाद, 12वें दिन के बाद इसको 9 और दिन रिक्वायर्ड है। इनिशियली इसके लिए अपन ने कितना टाइम दिया था ओरिजिनल नेटवर्क में, 6। नाउ 12वें दिन पे जब आपने चेक किया इसके अंदर 9 दिन का काम अभी और बचा है, सो वी कैन से इसकी ड्यूरेशन है आपकी 9 डेज। नेक्स्ट, इसके बाद क्या कंडीशन दी है, इसके बाद आपको कंडीशन गिवन है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी 5-8 की कंडीशन दे रहा है, अब हैज बीन रिवाइज टू 10 डेज इंस्टेड ऑफ 6 डे। तो 5-8 की आपको ओरिजिनल नेटवर्क में कितनी ड्यूरेशन मार्क की थी मैंने, इस 5-8 की ओरिजिनल ड्यूरेशन मैंने दी थी 6 दिन। नाउ अब ये बोल रहा है कि जो आपकी 5-8 है इसकी 6 दिन की नहीं, इसको मैंने चेंज कर दिया, दैट इज नाउ इट इज दी 10 डेज फॉर इट्स कंप्लीशन। सो 5-8 की आपकी ड्यूरेशन है कितनी, दैट इज योर दी हाउ मेनी डेज, दैट इज इक्वल टू आई थिंक इट इज दी 10 डेज रेस्ट, सो इट इज दी 10 डेज। नाउ लास्ट कंडीशन उसने क्या बोली है, एच कंडीशन में बोल रहा है बाकी अब जितनी भी एक्टिविटी हैं इनके अंदर आप ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं, मतलब जो आपने इनिशियल नेटवर्क में इसमें प्लान किया था वही की वही आपकी बाकी की एक्टिविटीज की क्या है, ड्यूरेशन से। तो अब बाकी की ड्यूरेशन को मैं एज इट इज पीछे से लिख दे रहा हूं। सो इसकी ड्यूरेशन अपन की कितनी थी, दैट इज आई थिंक 4 थी, चेक कर लेता हूं, इसकी ड्यूरेशन थी आपकी 4 एंड जो ये दोनों एक्टिविटीज थी ये वाली और ये वाली, इसकी एक्टिविटी थी आई थिंक 5 और ऊपर वाली की भी एक्टिविटी की ड्यूरेशन थी दैट इज दी 5। ठीक है, तो 12वें दिन पे आपका नेटवर्क कुछ इस तरीके से निकल के आया। ठीक है, सभी एक्टिविटीज की ड्यूरेशन मार्क हो गई हर एक एरो के ऊपर, एक रह गई है दैट इज दी 5-7। तो इसकी भी ड्यूरेशन जो ओरिजिनली थी, ओरिजिनल नेटवर्क के अंदर इसकी ड्यूरेशन कितनी थी, इसकी ड्यूरेशन थी आपकी 3 डेज। तो ये अपन ने मार्क कर दी। ठीक है, अभी तक किसी को भी इस पूरे क्वेश्चन में जो कंडीशंस थी मैंने कंडीशंस को इंपोज किया और उसके आधार पे नया नेटवर्क बनाया। अब जरा इस नेटवर्क को ध्यान से देख लो हर एक कंडीशंस को फॉलो करते हुए, और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर वापस से प्रीवियस वाली एनालिसिस करूंगा और वापस से मैं क्या निकालूंगा, टोटल फ्लोट, और वहां से मैं मार्क करूंगा किसको, अपने क्रिटिकल पाथ को। तो चेक कर लो सभी लोग इसको। सारी कंडीशन इंप्लाइज करके इस वाले नेटवर्क को एक बार वापस से देख लो। प्रीवियस जो नेटवर्क दिया था वो आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला नेटवर्क आपको खुद उन कंडीशंस को यूज करके बनाना है। तो यही क्वेश्चन है भैया, इसी को ही अपडेटिंग बोलते हो।
अब इसी में वो पूछेगा कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है अपडेटेड नेटवर्क में। तो अगर ये कन्वेंशनल में आया तो 20 से 25 मार्क का आता है, और ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में आपको कोई एक पार्ट पूछेगा। सपोज से वो यही पूछ लेगा पहली कंडीशन देके कि नाउ अब 12वें दिन पे एक्टिविटी 1-4 की कितना काम रह गया, तो वो 0 देना है। तो जो एक्टिविटी है इनको सबको तोड़ दो तो वो सारे आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, नाउ अब अपनी एनालिसिस को परफॉर्म करना मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्या निकालना मेरा एम है, टोटल फ्लोट को निकालना है, और जिन जिन टोटल फ्लोट इक्वल टू 0 आएंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, वो सारे के सारे आपके क्रिटिकल पाथ होंगे। तो यही अपन को देखना है कि अभी क्या क्रिटिकल पाथ निकल के आएगा इस नेटवर्क के अंदर, राइट। सो सी दिस, सो मेरी कलर कोडिंग है दैट इज TTL की आपकी कौन से से, दैट इज व्हाइट पेन से। नाउ सी दिस, सो पहले वाली एक्टिविटी का आपको क्या पता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम या अर्लीस्ट अकरेंस टाइम पता है। नाउ आगे वाली एक्टिविटी इसके निकाल लेते हैं। सो TE ऑफ थर्ड इवेंट कितना हो जाएगा, TE ऑफ थर्ड इवेंट 12 प्लस 0 कितना, दैट इज 12, सो दिस इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट इस वाले का TE कितना हो जाएगा, 12 प्लस 0 दैट इज 12, यहां से 12 आ रहा है और यहां से भी आपका 12 आ रहा है तो 12 ही होगा इसका। सो TE ऑफ नेक्स्ट इवेंट इक्वल टू 12। ठीक, अगला ये वाला इवेंट, एक सेकंड इसकी पेन की थोड़ी सी निब चेंज कर लूं, 2 पे कर दो इसको, नेक्स्ट, क्योंकि फिर नहीं तो वो नहीं बनेगी TL। तो अगले वाली इवेंट की TE कितनी हो जाएगी बाय द फॉरवर्ड पास मेथड, सो 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 22, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट इवेंट, अगला कौन सा इवेंट ले लूं, फिफ्थ ले लो, राइट, हाँ फिफ्थ ही लेना पड़ेगा। तो TE ऑफ दिस फिफ्थ इवेंट कितना आएगा, 12 प्लस 6 दैट इज 18, और तो कोई यहाँ पे हेड एंट्री नहीं मार रहा है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा TE, दैट इज 18। नेक्स्ट आप सिक्स्थ इवेंट का निकाल सकते हो, तो सिक्स्थ इवेंट का आपका TE कितना हो जाएगा विद द फॉरवर्ड पास मेथड, 18 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट फॉर द सेवेंथ इवेंट, सो 18 प्लस 3 दैट इज आपका कितना हो जाएगा 21, और यहां से 22 और 9, तो मैक्सिमम कौन सा आएगा, 18 और 3 21 मैक्सिमम आएगा, या 22 9 31 मैक्सिमम आएगा, 31 आपका मैक्सिमम होगा। तो नाउ TE ऑफ दिस सेवेंथ इवेंट कितना, दिस इज इक्वल टू 31। नेक्स्ट आपका लास्ट इवेंट, सो TE ऑफ दिस इवेंट कितना, 31 प्लस 5 दैट इज 36, 10 प्लस 18 28, एंड 22 प्लस 5 कितना आ जाएगा 27। चेक करना 36 आ रहा है सभी का, 36, यस 36 इज द करेक्ट। सो 36 दिन आपके फिनिश इवेंट की क्या हो जाएगी, अकरेंस, या आप इसको ये बोल सकते हो कि अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द लास्ट इवेंट विल बी 36। ठीक है, नाउ जरा चेक करना पीछे वाले जो आपका ओरिजिनल नेटवर्क था उसमें फिनिश इवेंट आपका कितने दिन पे अकर कर रहा था, तो उसमें आपकी फिनिश इवेंट अकर कर गई थी 29वें दिन पे। लेकिन जब आपने 12वें दिन पे मॉडिफिकेशन किया या 12वें दिन पे आपने अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू किया, तब आपने ये पाया कि अब आपका प्रोजेक्ट 36 दिन पे खत्म होगा। क्या ये प्रोजेक्ट आपका अहेड ऑफ शेड्यूल है या बिहाइंड द शेड्यूल है, आपका ये प्रोजेक्ट बिहाइंड द शेड्यूल चल रहा है। क्यों, 7 दिन एक्स्ट्रा लेके ये खत्म हो रहा है अब ये प्रोजेक्ट। 12वें दिन की तो ये कंडीशन है कि 12वें दिन पे आप ये चेक कर रहे हो कि भाई इस प्रोजेक्ट को 7 दिन और लग सकते हैं, हो सकता है आप 22वें दिन पे चेक करो तो और ज्यादा टाइम बढ़ जाए। ठीक है, तो यही आपकी कहलाती है दैट इज द अपडेटिंग, इसी प्रोसेस को आप बोलते हो दैट इज कॉल्ड द अपडेटिंग, राइट। नाउ कैलकुलेशन ऑफ क्या, दैट इज द लेटेस्ट अलाउएबल टाइम ऑफ ईच एंड एवरी इवेंट। तो सिंस मुझे शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम नहीं पता, तो मैं क्या मान लूंगा, आपके लास्ट इवेंट का जो लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम है वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 36 के बराबर। तो यहां पे मैं एज्यूम कर लिया हूं आपका जो लेटेस्ट अकरेंस टाइम है फॉर द लास्ट इवेंट दैट इज 8th इवेंट, दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, इक्वल टू 36 डेज, राइट। नाउ वन बाय वन अब सभी के आपके क्या निकल के आएंगे, TL कैलकुलेट होंगे। So yes,
नेक्स्ट 6th इवेंट का निकालते हैं अपन। तो 36 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36 में से 5 गया, दैट इज 31। तो आपके 6th इवेंट का जो टीएल है दैट इज इक्वल टू 31। क्लियर है, दिख रहा है क्या? थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। ओके, नाउ इट इज क्लियरली विजिबल, राइट? ओके, सो इसमें इसको 31 लिखना था ना, हाँ। This is your how many days? That is the 31, right? Now next आप TL निकालो किस इवेंट का, आप TL निकालो पहले ऊपर वाले इवेंट का, 7th इवेंट का। सो TL इस इवेंट का कितना हो जाएगा, 36 में से 5 गया, दैट इज 31। नेक्स्ट TL ऑफ दिस 5th इवेंट, अब निकल आएगा 5th इवेंट, हाँ, क्योंकि आपको इससे जो कनेक्टेड इवेंट है उन सभी की आपको क्या पता है, TL। सो 31 माइनस 4 दैट इज योर हाउ मेनी डेज, इट इज दी 27 days, and 36 minus 10 that is your the 26, and यहां से कितना आ रहा है, 31 minus 3, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, that is 28। सो यहां से आपका आया 27, यहां से 28 और यहां से 26, मिनिमम कौन सा है, 26। तो 26 इसकी क्या हो जाएगी, TL हो जाएगी। तो 5th इवेंट की TL समझ में आई, 26 कैसे आया, ठीक। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट इवेंट, आप ले लो इस वाले इवेंट की TL। तो चेक करना जरा, 31 माइनस 9 दैट इज 22, एक ही आपका एरो निकल रहा है, तो एक ही आपकी यहाँ पे क्या निकल के आएगी, TL, और तो कोई एरो कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट आप TL निकाल सकते हो 4th इवेंट की। तो TL ऑफ दी 4th इवेंट कितना निकल के आएगा, सो 5th इवेंट की TL है 26, 26 में से 6 गया, एक ही इवेंट आपका यहाँ से एक ही एरो आपकी निकल रही है, तो 26 माइनस 6 दैट इज 20। तो 20 इज द TL ऑफ दी 4th इवेंट, राइट। नेक्स्ट इस वाली इवेंट की TL, यहां से आप बैकवर्ड पास से आओगे तो 20 माइनस 0 दैट इज आपका 20, एंड अब आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इवेंट रह गया उसकी TL, बाकी सारी इवेंट हो गई, ठीक है। सो 20 माइनस 0, 20 माइनस 0, यहाँ पे 20 माइनस 0 अगेन 20, एंड लास्ट वाला 22 माइनस 10 दैट इज 12। सो मिनिमम 20 और 12 में आपका कौन सा मिनिमम है, 12 आपका मिनिमम है। सो TL ऑफ द इनिशियल इवेंट हाउ मेनी डेज, दैट इज इक्वल टू 12 डेज, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द टोटल फ्लोट कैलकुलेशन। सो टोटल फ्लोट की कैलकुलेशन कैसे निकालूंगा, टोटल फ्लोट की कैलकुलेशन आपकी निकल के आएगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो मैंने पीछे डिस्कस किया था, दैट इज TL ऑफ द हेड इवेंट माइनस TE ऑफ द टेल इवेंट माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। अब इसी चीज को मैं हर एक एक्टिविटी के ऊपर निकाल रहा हूं और सभी की आपकी टोटल फ्लोट इस डायग्राम के ऊपर मार्क कर रहा हूं। सो आपकी टोटल फ्लोट की कलरिंग कोडिंग किससे चल रही थी आपकी, रेड कलर से, तो ये आपकी FT रहेगी। तो पहली एक्टिविटी आपकी FT के लिए TL कितना है, 20 माइनस 12 दैट इज 8 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन दैट इज 0। सो पहली वाली 13 एक्टिविटी की टोटल फ्लोट आ गई आपकी 8। नेक्स्ट इस वाली एक्टिविटी की टोटल फ्लोट कितनी आएगी, TL माइनस TE। सो 20 माइनस 12 दैट इज 8 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन दैट इज अगेन 0। तो FT विल बी 8। नेक्स्ट फॉर दिस एक्टिविटी आपकी टोटल फ्लोट कितनी होगी, FT फॉर दिस एक्टिविटी इज 26 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 26 माइनस 12 दैट इज 14, एंड 14 माइनस 6 दैट इज 8। सो अगेन the total float of this activity will be how many days, that is equal to 8 days। अभी तक किसी को भी तीनों एक्टिविटी की टोटल फ्लोट में दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इस वाली एक्टिविटी की टोटल फ्लोट कितनी होगी, सो फॉर दिस एक्टिविटी द टोटल फ्लोट विल बी हाउ मेनी डेज, इट इज 20 माइनस 12 दैट इज 8। अगेन इसकी टोटल फ्लोट कितनी निकल के आएगी, 8 ही निकल के आएगी, ठीक। तो ये वाली एक्टिविटी इसकी टोटल फ्लोट आपकी आ गई कितनी, दैट इज इक्वल टू 8, ठीक। नेक्स्ट कमिंग टू दिस एक्टिविटी 5, 6, इसकी टोटल फ्लोट कितनी होगी, सो TL 31 माइनस TE दैट इज 18। सो 31 माइनस 18
तो 31 में से आपका 8 जाएगा तो बचेगा कितना, सबसे पहले 21, और 21 में से आपका 8 चला गया, सो दैट इज इक्वल टू 13, एंड 13 माइनस आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 4, सो इट इज अप्रोक्सीमेट, या इट इज दी 9। तो आपकी इस एक्टिविटी की फ्लोट कितनी हो जाएगी, 5-6 एक्टिविटी की, तो 5-6 एक्टिविटी का टोटल फ्लोट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट फॉर 6-8 एक्टिविटी टोटल फ्लोट कितनी निकल के आएगी, TL 36, T 22, तो 36 माइनस 22 दैट इज 14, 14 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन दैट इज 5, तो 14 माइनस 5 दैट इज द 9। सो टोटल फ्लोट आपकी एक्टिविटी 6-8 की निकल के आई, दैट इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट टोटल फ्लोट ऑफ दिस 5-8 एक्टिविटी कितना आएगा, 36 माइनस 18 इज 18 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन दैट इज 10, सो इट इज द टोटल फ्लोट विल बी दी 8। 36 माइनस 18, 18 माइनस 10 दैट इज 8। ठीक, नेक्स्ट फॉर 7-8 एक्टिविटी, इस एक्टिविटी की टोटल फ्लोट कितनी होगी, 36 माइनस 31, हाँ 36 माइनस 31 कितना, 5, 5 माइनस 5 अगेन इट इज 0, नाउ दिस इज द टोटल फ्लोट इज 0। नेक्स्ट फॉर दिस 5-7 एक्टिविटी टोटल फ्लोट कितना होगा, सो इट इज दी TL 31 माइनस आपका 18, सो 31 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 18, तो आपका ये हो जाएगा 11 और 2 13, 13 माइनस 3 दैट इज 10, तो टोटल फ्लोट विल बी हाउ मेनी डेज, दैट इज 10। सो ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली एक्टिविटी हो गई आपकी, ये हो गई, ये तीनों हो गई, 1 2 3, ये वाली 4 5। अब आपकी सिर्फ 2 एक्टिविटी रह गई हैं, 2-7 एंड 1-2, इनकी टोटल फ्लोट और निकालनी है। तो पहले 2-7 की निकाल लेते हैं। 2-7 की कितनी हो जाएगी, 31 माइनस 22 माइनस 9, तो 22 और 9 आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 31, एंड 31 माइनस 31 अगेन इट इज इक्वल टू 0, so we can say 31 minus 22 minus 9 equal to how many days, that is equal to 0 days। so इस वाली एक्टिविटी की आपकी टोटल फ्लोट कितनी आ जाएगी, that is again equal to 0। लास्ट ये वाला एक्टिविटी, इसकी टोटल फ्लोट कितनी होगी, 22 माइनस 12 दैट इज 12 माइनस 10 अगेन इट इज 0। मिल गई सभी एक्टिविटीज की टोटल फ्लोट्स, सारी एक्टिविटीज की टोटल फ्लोट्स आ गई, बिल्कुल आ गए। नाउ अब आप क्या करोगे, अब आप अपने क्रिटिकल पाथ को वापस से मार्क कर दोगे। सो योर क्रिटिकल पाथ विल बी, अवर क्रिटिकल पाथ विल बी सी, जिनके भी टोटल फ्लोट्स 0 है, इसको किससे लेके चलें अपन, इस बार इस वाले कलर से लेके चलते हैं। अच्छा हाँ, हाइलाइटर का आपको क्या बढ़ाना था, इसका साइज बढ़ा दो। सो आपका जो क्रिटिकल पाथ है वो ये है, देखना सही मार्क कर रहा हूं कि नहीं। तो एक तो आपका ये वाला एक्टिविटी यहां से स्टार्ट हुआ, इसकी टोटल फ्लोट 0, ये वाली एक्टिविटी की टोटल फ्लोट 0, और आपकी ये वाली एक्टिविटी की टोटल फ्लोट क्या है, 0 है। सो दिस इज योर दी क्रिटिकल पाथ फॉर दी मॉडिफाइड नेटवर्क। देख लो जरा चेंज हो गया कि क्रिटिकल पाथ कि वो ही है, अभी आपकी क्रिटिकल पाथ जो है वो चेंज हो चुकी है। पहले कौन सी थी आपकी क्रिटिकल पाथ, आपकी पहले क्रिटिकल पाथ थी सी दिस, पिछले डायग्राम को अगर मैं देखूं तो पिछले वाली क्रिटिकल पाथ थी आपकी कौन सी, सी 1 3 4 5 6 8। नाउ अब क्रिटिकल पाथ क्या हो गई है, चेंज हो गई है, दैट इज 1 2 7 8। तो मैंने यही पॉइंट मेंशन कराया था कि अपडेटिंग के टाइम पे हो सकता है आपकी क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाए, क्रिटिकल एक्टिविटीज हो सकता है आपकी चेंज हो जाए, राइट। तो आपकी यही पॉइंट पूछी गई थी कि आपको नया क्रिटिकल पाथ बताना था। तो आपका नया क्रिटिकल पाथ अब क्या आ जाएगा, सो योर न्यू क्रिटिकल पाथ आफ्टर अपडेटिंग द प्रोजेक्ट विल बी तो क्रिटिकल पाथ, हाइलाइटर है क्या इसके अंदर, सो क्रिटिकल पाथ, और यू कैन से न्यू क्रिटिकल पाथ। न्यू क्रिटिकल पाथ कितना हो जाएगा, न्यू क्रिटिकल पाथ विल बी 1 2 7 8।
और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी हो गई, न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये है आपकी कितना 36 डेज। ओरिजिनल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी थी, ये कमेंट लिखने आती है पूरी, इस कमेंट भी लिखना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा। ओरिजिनल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी थी, ये आपकी थी 29 डेज। तो आपका प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल है, बिहाइंड द शेड्यूल है, 12वें दिन की ये कंडीशन है। दिस इज दी कंडीशन एट 12th डे, मतलब 12वें दिन पे जब आपने चेक किया, ओरिजिनली आपने प्लान किया था 29 दिन के लिए, लेकिन 12वें दिन पे आपको ये समझ में आया कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी 36 दिन में खत्म होगा। कहने का मतलब आपका 7 डेज और रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, डिले चल रहा है बाय हाउ मेनी डेज। सो हेंस अवर प्रोजेक्ट डिले बाय हाउ मेनी डेज, इट इज 36 माइनस 29, दैट इज 7 डेज। तो 12वें दिन की कंडीशन ये है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, 7 दिन से डिले चल रहा है। सो दिस इज योर दी कंसेप्ट अबाउट व्हाट, दिस इज योर दी कंसेप्ट अबाउट दी अपडेटिंग ऑफ दी नेटवर्क। तो इस तरीके से आप किसी एक नेटवर्क को क्या करते हो, अपडेट करते हो। राइट, क्लियर है ये सारे पॉइंट्स कि अपडेटिंग किस तरीके से की जाती है किसी एक नेटवर्क की। तो यही कहलाती है आपकी अपडेशन ऑफ द नेटवर्क। नेक्स्ट आपका है दैट इज योर दी रिसोर्स एलोकेशंस। अगला जो है आपका टॉपिक है दैट इज योर दी रिसोर्स एलोकेशंस। लिखो इसको। चल नेक्स्ट है आपका दैट इज योर दी रिसोर्स एलोकेशंस। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन, दिस एंटायर कंसेप्ट ऑफ अपडेटिंग ऑफ नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है दैट इज वी हैव द पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, दैट इज द रिसोर्स एलोकेशंस। सो अगला पॉइंट है अपना, तो इसमें एक ऐड कर लेते हैं स्लाइड, तो ऐड पेज, सो सेकंड पेज। सो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी resource allocations, that is the resource allocation. Now resource allocation क्या है, सबसे पहले रिसोर्स पता करना चाहिए। What do you mean by this resources? रिसोर्सेज का मतलब क्या है, तो बेसिकली वी कैन से कि ये एक आपका फिजिकल वेरिएबल है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाउ व्हाट डू यू मीन बाय द रिसोर्स। तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है, तो ये आपका एक फिजिकल वेरिएबल है जो कि आपकी रिक्वायर्ड होती है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सो वी कैन से इट इज ए फिजिकल वेरिएबल विच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी को करने के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो आपके क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। अब क्या क्या आपके रिसोर्सेज थे, सबसे पहले जैसे आपका मशीन या इक्विपमेंट, देन आपके पास मैन पावर दैट इज लेबर, फिर इसके बाद आपके पास मटेरियल, जिस मटेरियल के लिए आप उसमें यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट, देन इसके बाद आपके पास कॉस्ट या मनी, और लास्ट जो आपका रिसोर्स है दैट इज योर दी टाइम। मैंने इस चीज को आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाया था कि आपका लेट अस सपोज से एग्जांपल वापस से समझ लो
कि लेट अस सपोज से आपका प्रोजेक्ट है कि आपको लेट अस सपोज से गेट एग्जाम क्लियर करना है। तो गेट एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है? तो सबसे पहले चेक करो क्या आपके लिए एक सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा फॉर योर प्रिपरेशन। तो यस, यू हैव टू गिव दी सफिशिएंट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट, क्या मनी की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। क्यों? आप कोचिंग सर्च करते हो गेट की तैयारी के लिए, या आप सेल्फ तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? बुक्स के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स कि आपको क्या चाहिए? यहाँ पे मनी की रिक्वायरमेंट है। लैपटॉप पे आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो या आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, तो इसके लिए अभी आपको क्या चाहिए? आपको मनी की जरूरत है। नेक्स्ट, इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट तो आपको मैंने यही बता दिया कि आपका जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, या आपका इंटरनेट हो गया, तो ये सारे के सारे आपकी क्या हो गए? इक्विपमेंट हो गए। देन इसके बाद आपको डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे कि आपको नोट्स चाहिए, पेन चाहिए, इसके बाद आपको बुक्स चाहिए, तो ये सारे आपके क्या हो गए? मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो गई। फिर लास्ट जो आपके पास है दैट इज योर दी मैन पावर। तो जैसे आप मेरे से लेट अस सपोज से पर सीपीएम पढ़ रहे हो, तो मैं आपकी मैन पावर हूं, मतलब आपने मुझे अपॉइंट किया कि ये बंदा मुझे सीपीएम या पर्ट पढ़ा के जाएगा। ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये सारे आपके क्या है? रिसोर्सेज की जरूरत है। इसी प्रकार आपके जो भी सिविल के प्रोजेक्ट है उनमें भी इन्हीं रिसोर्सेज की क्या रहेगी? नीड रहेगी। जैसे मटेरियल में आपकी क्या आ जाएगी? सीमेंट, कंक्रीट या ब्रिक्स, टिम्बर। ठीक, मैन पावर में आपकी पूरी जो भी लेबर हो गई। देन इसके बाद आपकी मिनिमम टाइम तो लगेगी किसी भी काम को करने के लिए। लेट सपोज से फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो कम से कम 10 दिन तो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा ही होगा। फिर इसके बाद उसके लिए कॉस्ट रिक्वायर्ड है कि कितना पैसा खर्चा निकल के आएगा। ठीक है, इक्विपमेंट की जरूरत है। कई बार आपको क्या किस इक्विपमेंट, लेट सपोज से एक्सकेवेशन करनी है तो आप क्या मंगाओगे? लेट अस एक्सकेवेटर को मंगाओगे। तो कहने का मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको ये सारे रिसोर्सेज की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। अब आप इन रिसोर्सेज को जिस तरीके से डिप्लॉय करते हो या अलोकेट करते हो फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज को, अलग अलग एक्टिविटीज जो आपकी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, उन अलग अलग एक्टिविटीज के ऊपर आप किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? दैट इज योर कॉल्ड द रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, सो वी कैन मेंशन दिस पॉइंट जो भी मैंने अभी डिस्कस किए। फिर इसके बाद आपकी दो तरीके की प्रोसेस होती है जिससे कि आप रिसोर्सेज को क्या करते हो? एलोकेट करते हो। एक आपकी होती है रिसोर्स स्मूथिंग और एक होती है आपकी दैट इज द रिसोर्स लेवलिंग। अब ये भी आपका पूरा का पूरा किससे, इसके ऊपर भी आपका एक प्रॉपर कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछता है कि रिसोर्स लेवलिंग एंड रिसोर्स स्मूथिंग क्या होती है, बट कन्वेंशनल में इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको परफॉर्म करना है कि किस तरीके से आप रिसोर्स की लेवलिंग या स्मूथिंग करोगे, या किस तरीके से आप रिसोर्सेज को क्या करोगे? एलोकेट करोगे। ठीक है, तो जितना मैंने बोला पहले उतना अपन मेंशन कर देते हैं और फिर रिसोर्स स्मूथिंग क्या होती है उसको समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है? तो पहला पॉइंट आपका इसके अंदर, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही मेंशन कर देता हूं कि आपकी रिसोर्सेज क्या है। सो रिसोर्स जो है इज द फिजिकल वेरिएबल। रिसोर्स is a physical variable required for completion of an activity, required for an completion of an activity or फॉर प्रोजेक्ट। तो ये आपका फिजिकल वेरिएबल है जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए? या किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। क्या क्या रिसोर्सेज हैं? दैट इज मैन पावर, मशीन, इसके बाद आपकी मनी, मटेरियल, और आपका क्या है? टाइम। नेक्स्ट, अब अलोकेशन का मतलब क्या होता है? एलोकेशंस मतलब देना उस चीज को, अलोकेट करना। एलोकेशंस ऑफ दीज रिसोर्सेज, एलोकेशंस ऑफ दीज रिसोर्सेज टू एन एक्टिविटी, एलोकेशंस ऑफ दीज रिसोर्सेज
अच्छा एक पॉइंट बताओ कि आप रिसोर्स को अलोकेट कब करोगे, प्लानिंग में करोगे या शेड्यूलिंग में करोगे या कंट्रोलिंग में, कौन से उसमें करोगे आप अलोकेट? हाँ, शेड्यूलिंग में करोगे। जब आप प्रोजेक्ट की प्लान कर देते हो ना, उसके बाद जब आपका नेक्स्ट फेज आता, प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हो, एम को डिफाइन करोगे और रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करोगे। अलोकेशन का काम आपका किस फेज में होता? सेकंड फेज, दैट इज द शेड्यूलिंग फेज। अब इसके बाद अपडेटिंग का काम किस में करोगे? कंट्रोलिंग में जाके। अपडेटिंग आपने पहले ही कर ली है, कंट्रोलिंग में होती है, ठीक है, जो ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं रिसोर्सेज, उसके ऊपर और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप अपडेटिंग करते हो, राइट। सो allocation of these resources to an activity is done during which phase? Is done during the scheduling phase. Is done during the scheduling phase. अब कैसे करते हैं? By any of the following method. अब आपके पास जनरली दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज योर दी रिसोर्स स्मूथिंग। So first method is the resource smoothing. अब रिसोर्स स्मूथिंग का मतलब क्या होता है? रिसोर्स स्मूथिंग और रिसोर्स लेवलिंग मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं कि ये दोनों टर्म आपकी क्या है? इंटरचेंजेबल है। इंडियन ऑथर जिस चीज को फॉलो करते हैं वो जस्ट अपोजिट है आपके फॉरेन ऑथर्स की। मैं यहां पे आपके फॉरेन ऑथर को फॉलो करके बता रहा हूं कि क्या है रिसोर्स स्मूथनिंग है, क्या रिसोर्स लेवलिंग है। कई बुक्स में जिसको मैं रिसोर्स स्मूथनिंग बोल रहा हूं वो आपको रिसोर्स लेवलिंग की डेफिनेशन देगा, और कई बुक्स में जो रिसोर्स लेवलिंग बोलूंगा वो आपकी रिसोर्स स्मूथनिंग निकल के आएगी। दोनों आपकी इंटरचेंजेबल है, दोनों के ऊपर आपकी क्या है? एम्बिग्यूटी है। तो ये यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ के क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो कि वो रिसोर्स स्मूथनिंग हो रही है या रिसोर्स लेवलिंग हो रही है। मैं जिस चीज को बता रहा हूं वो हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्स लेवलिंग हो, ठीक है। तो पहले ही क्लियर कर दिया कि स्मूथनिंग और लेवलिंग इंटरचेंजेबल थिंग्स हैं, राइट। अब क्या होती है रिसोर्स स्मूथनिंग? रिसोर्स स्मूथनिंग का मतलब ये होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर, या ऐसे समझ लो इसके अंदर कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं उसके अंदर आपको जो भी रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं उसको मोर और लेस यूनिफॉर्म बनाना है। कहने का मतलब आपके हर एक एक्टिविटी के अंदर अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिमांड आ जाए रिसोर्सेज की, इसको आप बोलते हो दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स स्मूथनिंग। नाउ इस यूनिफॉर्म डिमांड बनाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज की कोई लिमिटेशन नहीं है। दैट मीन्स कि रिसोर्स स्मूथनिंग के अंदर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उन अनलिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके आप एक्टिविटी की जो डिमांड है उसको मोर और लेस क्या बनाओगे? यूनिफॉर्म बनाओगे। ऐसा करने से आपका क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल एक्टिविटीज जो है वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द रिसोर्स स्मूथनिंग। क्लियर हुआ रिसोर्स स्मूथनिंग क्या हुई है या रिसोर्स स्मूथनिंग क्या होती है? सभी को क्लियर हुआ? नाउ क्या बोला, मैं वापस से बोल दे रहा हूं कि आपकी एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। इन एक्टिविटीज के अंदर रिसोर्सेज की नीड है। हर एक एक्टिविटीज के पास हो सकता है अलग अलग रिसोर्सेज की नीड हो सकती है। स्मूथनिंग में आप ये करते हो कि आप हर एक एक्टिविटी की जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो मोर और लेस आप यूनिफॉर्म बना दोगे, इस तरीके से कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऐसा करने से आपकी क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल एक्टिविटीज जो हैं वो चेंज नहीं होती हैं। दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स स्मूथनिंग।
अब रिसोर्स स्मूथिंग कैसे लेते हैं या कैसे अपन अपने प्रोजेक्ट पे इम्पार्ट करते? बाय डिलेइंग दी फिनिशिंग और स्टार्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी की फिनिशिंग और स्टार्टिंग को आप डिले किससे कर सकते हो? उसके टोटल फ्लोट से, इस तरीके से कि आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या ना हो, चेंज नहीं हो। जब आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज नहीं हो रही तो आपका क्रिटिकल पाथ भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड दी रिसोर्स स्मूथनिंग। अब यही डेफिनेशन हो सकती है आपको किसी दूसरी किताब में लेवलिंग की मिल जाए, ठीक है? तो ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो पहले पॉइंट में मैं आपको सारे जो पॉइंट्स बताए हैं तीनों रिसोर्स स्मूथनिंग के बारे में डिस्कस करता हूं, और इसको समझेंगे विथ एग्जांपल से तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपकी रिसोर्स स्मूथिंग होती क्या है, ठीक है? नाउ फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या मेंशन करना है, तो आपकी रिसोर्स स्मूथनिंग की डेफिनेशंस तो यहां पे लिखा दे रहा हूं कि आपकी रिसोर्स स्मूथनिंग बेसिकली क्या होती है। तो वी कैन से कि इन दिस केस demand of resources is made एक सेकंड रुकना, वेट अ सेकंड। So in this case, demand of resources is made more or less uniform throughout the duration of the project. Throughout the duration of project, मतलब आपको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के अंदर रिसोर्सेज की डिमांड को क्या करना है, यूनिफॉर्म मेंटेन करके रखना है। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कैसे अचीव करोगे? तो अगला पॉइंट है आपका, इट इज अचीव्ड बाय delaying or starting the starting or finishing of an activity by their what, total float। ठीक, तो इसको आप अचीव करते हो किससे? एक्टिविटी के स्टार्ट या फिनिश को डिले कर दो उसके अवेलेबल फ्लोट से। नेक्स्ट, ऐसा करने से आपका क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या है, चेंज नहीं करेंगी। सो इन दिस केस क्रिटिकल पाथ एंड क्रिटिकल एक्टिविटीज does not get change, does not changes। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है यहां पे आपकी कि अवेलेबिलिटी यहां पे रिसोर्सेज की क्या रहेगी, अनलिमिटेड। तो हियर availability of resources considered to be unlimited, considered to be
अनलिमिटेड। तो यही आपकी क्या है, दैट इज योर दी रिसोर्स स्मूथनिंग है। क्या है रिसोर्स स्मूथनिंग? बेसिकली यहां पे आपका क्या एम रहेगा? सो इन रिसोर्स स्मूथनिंग के अंदर आपका मेन एम होता है कि आपकी जो रिसोर्सेज की डिमांड है उसको आपको मोर और लेस यूनिफॉर्म बनाना है थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कैसे अचीव करोगे? बाय डिलेइंग द स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी बाय देयर द टोटल फ्लोट जो भी उसके पास अवेलेबल है। ऐसा करने से आपकी क्रिटिकल पाथ या क्रिटिकल एक्टिविटीज चेंज नहीं होती हैं। और यहां पे जब आप स्मूथनिंग करते हो तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो आप ये मान के चलते हो कि अनलिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो दिस इज कॉल्ड योर द रिसोर्स स्मूथनिंग, राइट? नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द रिसोर्स लेवलिंग एंड इसके ऊपर, दोनों के ऊपर, स्मूथनिंग एंड लेवलिंग के ऊपर एक एक क्वेश्चंस को करेंगे और आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी कि स्मूथनिंग कैसे की जाती है और आपकी लेवलिंग कैसे की जाती है। मेनली ये आपकी कन्वेंशनल के अंदर प्रॉब्लम बनती है। सो थैंक यू एवरीवन। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस एंड रिसोर्स लेवलिंग बेसिकली आपकी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल एंड टेक केयर।